हौसला हो जब उड़ने का, हौसला हो जब उड़ने का तो पंख नए आ जाते हैं। हौसला हो जब उड़ने का तो पंख नए आ जाते हैं। ध्यान रख बस ईश्वर का, ध्यान रख बस ईश्वर का, रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं सुरेश सोनी, सोनी सर इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम आरपीएफ एनालिस्ट का प्रोग्रामर एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन या नॉर्मल फॉर्म्स जो टॉपिक है, जिसका लेक्चर रिलीज हो चुका है, पब्लिश हो चुका है, उसके 20 एमसीक्यूज 20 एमसीक्यूज लेके आ रहे हैं, जिनको वन बाय वन काफी डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करेंगे और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम नॉर्मल फॉर्म में जो ले रहे हैं, सब टॉपिक वो ले रहे हैं, उसका एमसीक्यू पार्ट। ऑलरेडी इसका जो लेक्चर पार्ट है अपन उसको कवर अप कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और मैंने जितने भी उसके अंदर जो फीचर्स थे, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, सारे एक्सप्लेन कर दिए थे जो एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इसके बाद भी यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो मुझे वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकता है, या अपने डाउट जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मेंशन कर सकता है, तो वहाँ पर मैं इसको और भी सॉर्ट आउट कर दूंगा। आज हम इस वीडियो में जो 20 एमसीक्यूज हैं उनको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी इससे अच्छा बेनिफिट मिलेगा अटेंड करने के बाद में। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रहा है वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन। प्राइमरी पर्पज आप लोगों को बता दिया था कि इसका जो प्राइमरी पर्पज होता है नॉर्मलाइजेशंस का, वो होता है टू रिमूव द डेटा रिडंडेंसी, उसकी डुप्लीकेसी को रिमूव करना, ये इसका बहुत प्राइम फंक्शन है। इसके अलावा टू इंक्रीज इट्स डेटा इंटीग्रिटी, ये एक प्राइम फंक्शन है जिसकी वजह से अपन नॉर्मलाइजेशन कंसेप्ट को अप्लाई किया जाता है। इसके अलावा इनडायरेक्ट जो बेनिफिट अपने को मिल रहे थे कि क्वेरी परफॉर्मेंस स्पीड अप हो जाएगा, मेमोरी स्पेस जो है वहाँ वो सेव हो जाएगा, वो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं, लेकिन वो इसका प्राइमरी पर्पस नहीं है। प्राइमरी पर्पस जो है डेटा रिडंडेंसी एंड डेटा इंटीग्रिटी। तो यहाँ पर अपन देखते हैं, यहाँ पर वन बाय वन, तो ये जो कह रहा है यहाँ पर क्वेरी फास्ट तो हो जाती है, लेकिन इसका मेन प्राइम पर्पस नहीं है अपना ये वाला, ये करेक्ट है। टू एनक्रिप्ट डाटा ऑन सिक्योरिटी पर्पस के लिए काम में नहीं लिया जाता है ये एक्चुअली में। और टू इंक्रीज स्टोरेज स्पेस इंक्रीज नहीं होता, इस पे अप्लाई करने के बाद में स्टोरेज स्पेस उसका जो है वो डुप्लीकेसी जब कम हो जाती है तो अपने को उसमें काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है, करता है। तो यानी आपका फाइनल आंसर हो गया बी। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन को आते हैं। अ रिलेशन इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ, ये कंडीशन बताई गई कि कोई भी अनॉर्मलाइज्ड डाटा है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कब होगा। तो अब एक चीज अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, वन वर्ड के अंदर 4 जो नॉर्मल फॉर्म्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स वो मेमोराइज कर लीजिए, आपको क्विकली एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिट मिलने वाला है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है ऑटोमेसिटी। सेकंड नॉर्मल फॉर्म, उसके लिए याद रख लीजिए नो पार्शियल डिपेंडेंसी। थर्ड नॉर्मल फॉर्म, इसका कैरेक्टरिस्टिक याद रख लीजिए नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। एंड फोर्थ जो BCNF है, इसके लिए वर्ड याद रख लीजिए ओवरलैप्ड कैंडिडेट कीज। ये 4 रख लीजिए, अब आपको उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको आप इलेबोरेट कर सकते हैं। तब अपन फर्स्ट के ऊपर आते हैं। तो फर्स्ट के अंदर क्या बताया मैंने आपको, ऑटोमेसिटी, तो इसके अराउंड वर्क करते हैं। तो यहां पर आप देखिए यहां पर क्या कह रहा है, इट हैज नो ट्रांजिटिव वाला जो है ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए होता है, रॉन्ग हो जाएगा। ऑल एट्रीब्यूट्स आर ऑटोमिक सिंगल वैल्यू, ये करेक्ट है। इट हैज नो पार्शियल डिपेंडेंसी किसका था, सेकंड नॉर्मल फॉर्म का था। ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स डिपेंड ऑन द प्राइमरी की, ये जो आता है BCNF के अंदर आता है, यानी ये भी इस पर्पज से रॉन्ग हो गया, यानी फाइनल आंसर आपका क्या हो गया, बी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्या कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्मल फॉर्म्स एलिमिनेट्स
पार्शियल डिपेंडेंसीज को कौन सा रिमूव करता है? अभी आपको बताया था पार्शियल डिपेंडेंसी रिलेटेड कौन सा था? सेकंड नॉर्मल फॉर्म्स। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड नॉर्मल फॉर्म। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये देख लीजिए, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और इसी टाइप के जो क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आते हैं और काफी स्टूडेंट्स इनको अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। आप मेरे इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं 2-3 इस टाइप से, आप देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, आराम से अटेम्प्ट हो जाएंगे। बिल्कुल इजी मेथड बता देगा। वैसे मैंने थ्योरी में भी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं, किसी ने अगर थ्योरी लेक्चर नहीं देखा है तो अभी यहाँ पर वापस इसको रिपीट कर दूंगा, तो यहाँ से आप इसको लर्न कर सकते हैं। कंसीडर अ टेबल। टेबल के अंदर जो दिया गया है तो ये फील्ड दिए गए हैं 3, स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी एंड कोर्स नेम। ओके, इफ स्टूडेंट आईडी कोर्स आईडी इज द प्राइमरी की, इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी कंबाइन करते हुए प्राइमरी की फील्ड बनाया गया है, ठीक है। एंड कोर्स आईडी डिटरमाइंस द कोर्स नेम। ओके, कोर्स आईडी जो है ये कोर्स नेम को डिटरमाइन करता है। ओके, ये पूछ रहा है व्हाट काइंड ऑफ डिपेंडेंसी एग्जिस्ट। एक चीज ध्यान से देखिए यहाँ पे, चलिए अपने टेबल के रेस्पेक्ट में देख लीजिए, स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स आईडी एज ए जॉइंट कंबाइंड फॉर्म के अंदर आपकी प्राइमरी की है, यानी ये प्राइमरी की कंबाइंड फॉर्म में है। लेकिन जो कोर्स नेम है वो केवल कोर्स आईडी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये है जो कोर्स नेम है पार्शियल प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फुल्ली प्राइमरी की इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, उसके थ्रू डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब है यहाँ क्या एग्जिस्ट हो रही है? पार्शियल डिपेंडेंसी। और पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट हो रही है तो ये यही पूछ रहा है क्या कौन सी डिपेंडेंसी है, तो ये पार्शियल वाली है, तो करेक्ट इसका हो जाएगा पार्शियल डिपेंडेंसी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अ टेबल इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। ये आपको पहले बताया था कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म है तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी? सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तो होना ही चाहिए, उसके साथ में नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो यहाँ क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं इसके, वो अपन देख लेते हैं। ऑल एट ऑटोमिक, ये तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की होती है। पार्शियल डिपेंडेंसी, ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म का कैरेक्टरिस्टिक है। नो, ये वाला करेक्ट है। ऑल डिटर्मिनेंट्स आर सुपर कीज, ये BCNF का है, तो ये भी नहीं होगा, यानी आपका फाइनल आंसर क्या हो गया? सी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Which anomaly occurs when we delete a record and lose information about attributes? ये तो सिंपल इसके वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि ये किस प्रकार की एनोमली है। यहाँ जब रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे हैं तो सीधी बात है ये जो एनोमली होगी वो डिलीशन से रिलेटेड होगी। इंसर्शन वाली होगी तो अपन कोई रिकॉर्ड ऐड करेंगे, अपडेट वाली होगी तो किसी भी रिकॉर्ड के अंदर उसके किसी भी फील्ड के अंदर कोई वैल्यू चेंज करेंगे, ये उससे रिलेटेड होगा। तो ये इसकी टर्मिनोलॉजी से ही क्लियर हो रहा है, तो ज्यादा इसके अंदर अपन नहीं जाएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा डिलीशन एनोमली। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। BCNF, बॉयज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म, इज अ स्ट्रिक्ट फॉर्म ऑफ, पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, उसके बाद में BCNF, जिसको अपन 3.5 नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं। तो ये इसके लिए प्रियर कंडीशन ये रहेगी कि ये ऑलरेडी जो है आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, उसके बाद अपन BCNF के अंदर शिफ्ट करेंगे, यानी प्रीवियस थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक की जितनी भी कंडीशंस हैं वो इसके लिए फुलफिल होनी चाहिए। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। ये जो क्वेश्चन बताया 8 अगेन एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, बहुत इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, इफ अ टेबल हैज ओनली वन कैंडिडेट की, एक टेबल के पास में ओनली वन कैंडिडेट की है, ओके, एंड दैट कैंडिडेट की इज ऑल्सो द प्राइमरी की, और वो कैंडिडेट की प्राइमरी की भी है, देन द टेबल इज automatically in which normal form, assuming it is already in first normal form and second normal form। तो यहां पर क्लियर कट है कि अगर ये
ये टेबल जो है वन कैंडिडेट की है एंड ऑल्सो दैट कैंडिडेट की इज ऑल्सो द प्राइमरी की। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं या नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो प्राइमरी की के थ्रू आइडेंटिफाई होंगे, क्योंकि कैंडिडेट की प्राइमरी की भी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अदर जो एट्रीब्यूट है नॉन की एट्रीब्यूट्स है वो प्राइमरी की साथ में लिंकअप होंगे, आइडेंटिफाई होंगे। तो डेफिनेटली वो लिंकअप जब उसके साथ में होंगे तो वहां पर ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी के ऊपर आप वापस चले जाइए, रिकॉल कर लीजिए क्या होता है। ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी के अंदर जो है एक नॉन की एट्रीब्यूट दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करता है। यहां जबकि ये चीज क्लियर कट कह रहा है कि ये प्राइमरी, ये क्लियर कट कह रहा है कि ये यहां पर जो है प्राइमरी की गिवन है। इसका मतलब है जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो अदर नॉन की एट्रीब्यूट से डिटरमाइन नहीं होंगे, वो प्राइमरी की से ही होंगे। इसका मतलब है थर्ड नॉर्मल फॉर्म भी वहां तो एग्जिस्ट करेगा ही, साथ में पॉसिबल है कि आगे वो BCNF को भी अपन कर पाए, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट नहीं है। अपन वन बाय वन देख अपन कर चुके हैं 2-3 बार, इसको बार बार अब यहाँ अपन MCQ के हिसाब से इसको देखते हैं। मिनिमाइजिंग डेटा रिटर्न, इसका ये तो इसका बेनिफिट है ही है, ये कह रहा है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो बेनिफिट है इसका। एलिमिनेटिंग डेटा एनोमलीज, डेफिनेटली ये भी इसका बेनिफिट्स है, क्योंकि ये डेटा इंटीग्रिटी को प्रमोट करता है, तो उसके हिसाब से ये अपने आप में जो इंसर्शन डिलीशन ये भी सारे उसमें वर्कआउट होंगे। डी वाला देखिए, एंश्योरिंग डेटा इंटीग्रिटी, ये इसको प्रमोट करता है, ये भी करेक्ट है। सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स क्वेरीज, ये रॉन्ग, ये वाला अपने इस कंडीशन के हिसाब से होगा, ये इसका बेनिफिट नहीं है, यानी अपना फाइनल आंसर तो यही होगा, ये इसका बेनिफिट नहीं है। रीजन ये कि कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को सिंप्लीफाई नहीं करता है, कॉम्प्लेक्स क्वेरी जो टेबल्स है या जो क्वेरीज है उसको इंक्रीज कर देता है। रीजन ये है कि जब आप अननॉर्मलाइज डेटा को नॉर्मलाइज उसमें कन्वर्ट करते हैं तो नंबर ऑफ टेबल्स क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, नंबर ऑफ रिलेशंस इंक्रीज हो जाते हैं। जब नंबर ऑफ रिलेशंस इंक्रीज हो जाएंगे तो क्वेरीज जो है और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगी, तो वो सिंप्लीफाई नहीं करता है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। In a relation, if attribute A functionally determines attribute B, okay, then A is called। यहां पर ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा और ये सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल और स्वीट क्वेश्चन है वैसे टेक्निकली। तो यहां पर एक तो ये चीज देख लीजिए कि ये जनरली इस टाइप से जब ये डिटरमाइन करता है तो ये तो एक नॉन की एट्रीब्यूट हो जाता है, और ये जो एट्रीब्यूट है वो की एट्रीब्यूट भी हो सकता है और नॉन की एट्रीब्यूट भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है नॉर्मल फॉर्म टू नॉर्मल फॉर्म के, ये जो है यहां पर की एट्रीब्यूट होगा या नॉन की होगा ए। तो इस वजह से ए जो है इनमें से की फील्ड होगा ये अपन श्योरली नहीं कह सकते, इसलिए इसका जो टेक्निकल नेम होता है वो होता है डिटरमिनेंट। कैंडिडेट की प्राइमरी की नहीं होता, इसको ये प्राइमरी की जो अपने आपने आप लोगों का ध्यान हो तो BCNF के अंदर अपन क्या आती है कंडीशन के जो ए जो होता है यहाँ पर BCNF के अंदर वो सुपर की होता है, बाकी के अंदर जो अपन इसको काम में लेते हैं। लेकिन यहाँ पर नॉर्मल वे में अगर देखा जाए जब ये नॉन की भी हो सकता है और की भी हो सकता है तो उस केस में इसको अपन डिटरमिनेंट कहते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन में, अ रिलेशन आर हैज एट्रीब्यूट्स, इसके एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, A B C D E, ठीक है करेक्ट। द फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी दे दी, A डिटरमाइंस B, BC डिटरमाइंस D एंड AD डिटरमाइंस E। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैंडिडेट की फॉर आर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। इस प्रकार के हो सकता है एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आ जाए या इससे मिलते जुलते जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आ जाए। इन क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है इसका बिल्कुल इजी तरीका बता देता हूं मैं। इसका जो तरीका रहेगा अटेम्प्ट करने का वो देखिए। अपन क्या करेंगे, इसमें से ये
वन बाय वन कैंडिडेट की जो है इसको प्रिफर करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ऑर्डर वाइज ही कर रहे हैं, अपने को नहीं पता कौन सा है कौन सा नहीं है अपने को। तो मैं जैसे मान लीजिए पहले ये वाली जो ये है AC, इसको लेते हुए ये ले रहा हूं। अगर मान लीजिए AC कैंडिडेट की रिलेशन R के रेस्पेक्ट में है अवेलेबल, तो इस केस में क्या होगा, यहां पर इसका मतलब ये है कि अगर AC कैंडिडेट की है यहां पर ये सेट, तो ये जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं इन सबको डिटरमाइन करेगा, उन सबको सेटिस्फाई करेगा, वो इसके रेस्पेक्ट में एग्जिस्ट होनी चाहिए। तो अपन चेक कर लेते हैं यहां पर कैसे। अगर AC अगर ये है यहां पर, तो यहां पर उस केस के अंदर जो है A जो है AC के अंदर क्या हो जाएगा, एक पार्शियल कैंडिडेट की हो जाएगी, पार्शियल की हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर अगर ये पार्शियल ये की है और ये B को डिटरमाइन कर रही है, तो इस केस में, फर्स्ट केस में अपने को प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या मिल जाएगा, A, B और C। फर्स्ट केस के अंदर अपने को इस केस के अंदर अपने को सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या मिल जाएगा, ABC, यानी अब अपने पास में सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ABC आ गया। ओके, नाउ अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि BC डिटरमाइंस D। अब अपने पास में सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स अवेलेबल क्या है, ABC है। ABC जो है ये क्या हो गया, कैंडिडेट की का पार्ट हो गया, कैंडिडेट की के साथ में कंबाइन हो गया। इसका मतलब ये है, और ये BC जो डिटरमाइन क्या कर रहा है, D कर रहा है। तो यानी ये पॉसिबल है कि अपने पास में कैंडिडेट की का सेट अगर BC है तो उससे D भी डिटरमाइन हो। तो नेक्स्ट जो है अपने पास में सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है वो क्या बन जाएगा, A, B, C और यहां से D। तो नया सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या मिल गया, ये, क्योंकि ये भी जो BC से जो D है डिटरमाइन हो रहा है, ये भी करेक्ट है। लास्ट देख लेते हैं, AD डिटरमाइंस A। अब आप यहां पर देखिए अपने पास जो न्यू सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है ये वाला विथ कैंडिडेट की, इसके अंदर A भी है और D भी है। इसका मतलब है AD से E जो डिटरमाइन होगा ये भी करेक्ट है। तो नया सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या हो जाएगा ABCDE। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं AC मेरे पास में कैंडिडेट की है इस रिलेशन का, तो सारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज इसमें से सेटिस्फाई हो रही है। तो आपका एक्चुअल करेक्ट आंसर है ये AC। हो सकता है मान लीजिए ये तो चीज अपन ने लिया और नहीं अपने को मिल गया आंसर, बाय द वे नहीं भी हो सकता था। तो ऐसा इसका मतलब ये है कि बाकी तीनों जो हैं ये इसके सेट नहीं है। इनमें से किसी एक सेट को देखते हैं कि रियली में वो यानी इसका मतलब बाकी के जो सेट है उसको सेटिस्फाई नहीं करने चाहिए। तो अपन इसको भी वेरीफाई कर लेता हूँ। आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए, एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, अगर मैं मान के चलता हूँ कि AD इसका कैंडिडेट की सेट है, फॉर एग्जाम्पल, चलिए क्या है अपने पास में AD, उसी तरीके से चलेंगे वन बाय वन। पहले AB के ऊपर अगर AD है इसका, तो इसका मतलब है जो A जो है अपने इस सेट का पार्शियल कैंडिडेट की है और वो डिटरमाइन क्या कर रहा है, B कर रहा है। तो अपना नया सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या मिल गया अपने को, A, B और D। ओके, कोई इशू नहीं। अब अपने पास नया सेट है A, B, D। फिर नेक्स्ट आते हैं BC डिटरमाइन D, लेकिन अपने पास जो सेट ऑफ एट्रीब्यूट है BC है ही नहीं। तो इसका मतलब एट ए टाइम अपन वेट कर लेते हैं, हो सकता है नेक्स्ट स्टेप के बाद में मिल जाए। तो करंटली तो ये इससे BC से D जो जनरेट नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब है ये वाला तो वर्कआउट नहीं करेगा, एट ए टाइम तो नहीं कर रहा है, बाद में और चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट चले जाते हैं AD। हाँ, AD मिल रहा है अपने को, AD ले लेते हैं। जब A और D इसका यहां से कैंडिडेट की इस सेट में से सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स में लेंगे, ये जनरेट क्या कर रहा है, E। तो इसका मतलब है अपने पास में नेक्स्ट जो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है वो क्या बन जाएगा, A, B, D और E। लेकिन ये वाला जो फंक्शनल डिपेंडेंसी थी ये इससे डिटरमाइन नहीं हुई, ये कैलकुलेट नहीं हुई। इसका मतलब है ये नहीं है। इसी तरीके से बाकी के जो फीचर्स हैं B और D ये भी हो जाएंगे। करने की जरूरत नहीं है, ये केवल आपको समझाने के लिए, कंसेप्ट को डेप्थ में, उसके लिए है।
अगर ये फर्स्ट वाला मैच नहीं करता तब अपन बाकी के ऊपर मूव करते। तो फिलहाल इस केस के अंदर फाइनल आंसर है वो ए है। नाउ कम मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? अ रिलेशन आर ए बी सी डी, इसके 4 एट्रीब्यूट हैं। ए बी सी डी हैज द फॉलोइंग फंक्शनल, इसके एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं? 4 एट्रीब्यूट हैं। फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी, ए डिटरमाइंस बी एंड बी डिटरमाइंस सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी इन आर? सिंपल वन है, ए क्या कर रहा है? बी को डिटरमाइन कर रहा है, बी किसको कर रहा है? सी को कर रहा है। तो इसका मतलब है सी ए क्या किसको, सी जो है किसके थ्रू डिटरमाइन हो जाएगी? ए के थ्रू। आपके पास में एक ही रिलेशन रहेगा, बी वाला आंसर हो जाएगा। ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी का अपन पहले से ये कर चुके हैं, तो इसका फाइनल आंसर होगा ए का ये सी। ए और डी तो हो भी नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर ये केवल एट्रीब्यूट में गिवन है, या डिपेंडेंसी इसके अंदर गिवन ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ही हो नहीं सकता। लेकिन ए टू बी और ए बी टू सी ये तो ऑलरेडी गिवन ही है अपने पास में यहाँ पर, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। यहां पर देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम अगेन। यहां पर इसको ध्यान से देखिएगा आप सब लोग। कंसीडर अ टेबल, टेबल के अंदर फील्ड कौन कौन से हैं? एम्प्लॉय आईडी, प्रोजेक्ट आईडी, एम्प्लॉय नेम, प्रोजेक्ट नेम, पे रेट। ओके। फंक्शनल डिपेंडेंसी कौन कौन सी हैं? एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम, प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट नेम को ये डिटरमाइन कर रहे हैं। ओके। एंड सॉरी, यहां पर देखिए क्या हो रहा है। फंक्शनल डिपेंडेंसी जो गिवन है, एम्प्लॉय आईडी जो डिटरमाइन कर रहा है वो एम्प्लॉय नेम कर रहा है, प्रोजेक्ट आईडी जो है वो प्रोजेक्ट नेम को डिटरमाइन कर रहा है, और एम्प्लॉय आईडी और प्रोजेक्ट आईडी मिलके जो है पे रेट को डिफाइन कर रहे हैं। ओके। इफ एम्प्लॉय आईडी एंड प्रोजेक्ट आईडी इज द प्राइमरी की एंड दिस टेबल इज नॉट इन अ सेकंड एनएफ बिकॉज ऑफ कौन सी, ये पूछ रहा है कि ये टेबल जो है कंडीशन से दी हुई है कि सेकंड एनएफ में नहीं है और ये इसका प्राइमरी की है, तो किस डिपेंडेंसी की वजह से ये सेकंड एनएफ में नहीं है? तो आपको मैंने बता दिया था कि सेकंड एनएफ के रेस्पेक्ट में जब बात करते हैं अपन, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है पार्शियल डिपेंडेंसी वर्ड को, और उसके अराउंड वर्क करें। तो एक चीज ध्यान से देखिए यहाँ पर कि एम्प्लॉय आईडी एंड प्रोजेक्ट आईडी ये फुल फंक्शनल की गिवन है या फुल कैंडिडेट की गिवन है और या प्राइमरी की गिवन है आपको। तो ये अगर फुल प्राइमरी की है आपकी और इसके ऊपर डिपेंड कौन सा है? पे रेट डिफाइन कर रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान से देखिए, ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है, एम्प्लॉय आईडी जो है प्राइमरी की का सब पार्ट है। एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की का इसका क्या है? सब पार्ट है, प्राइमरी की का सब पार्ट है ये। और एम्प्लॉय नेम जो है पार्ट उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा? पार्शियल डिपेंडेंसी हो गई। यानी एम्प्लॉय नेम जो है एम्प्लॉय आईडी प्रोजेक्ट आईडी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? केवल एम्प्लॉय आईडी के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब क्या होगी? पार्शियल डिपेंडेंसी हो गई। उसी तरीके से आप प्रोजेक्ट आईडी और प्रोजेक्ट नेम में जब जाएंगे तो प्रोजेक्ट नेम भी है, ये भी प्रोजेक्ट आईडी जो है ये भी पार्शियली जो है कैंडिडेट की का पार्ट है या प्राइमरी की का पार्ट है, तो यहाँ पर भी पार्शियल डिपेंडेंसी हो गई। तो इसका मतलब है यहाँ पर आप आंसर में जाइए कि किसकी वजह से नहीं है। तो एक तो एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम इसकी वजह से भी नहीं है, प्रोजेक्ट आईडी प्रोजेक्ट का, क्योंकि ये दोनों जो है फुल की के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, उसके पार्शियल की के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब, लेकिन ये तो फुल डिपेंड कर रहा है, तो ये आंसर तो होगा ही नहीं क्योंकि ये फुली डिपेंड हो रहा है। इसका मतलब है बोथ ए एंड बी, यानी आपका फाइनल आंसर जो हो जाएगा ए एंड बी कंबाइंड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। अ रिलेशन आर इज इन बीसीएनएफ। बीसीएनएफ वर्ड जैसे आता आपको मैंने बताया था ओवरलैप्ड कैंडिडेट कीज वर्ड, ध्यान रखिए आगे क्या होता है वो पढ़ते हैं अपन। इफ फॉर एवरी नॉन ट्राइवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्स डिटरमाइंस वाई इन आर, एक्स इज अ, यहां पर जो है अपन आपको मैंने बताया था ये होता है नॉन की एट्रीब्यूट होता है या जिसको नॉन प्राइम एट्रीब्यूट बोलते हैं। लेकिन एक्स जो होता है ये की एट्रीब्यूट भी हो सकता है, नॉन की भी हो सकता है, लेकिन ये बात एग्जैक्टली बीसीएनएफ की कर रहा है। तो बीसीएनएफ के अंदर जो एक्स होता है इसको अपन बोलते हैं सुपर की। बीसीएनएफ के अंदर ये क्या होता है? एक्स क्या होता है? ये होता है सुपर की।
कैंडिडेट की प्राइमरी की नहीं होती, कैंडिडेट की प्राइमरी की जो वर्ड है प्रीवियस वाले जो एनएफ है उनमें काम में लेते हैं, यहाँ पर जो होता है वो सुपर की काम में लेते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्मल फॉर्म्स कैन सम टाइम लॉस डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन। इसमें एक बता देता हूं आप लोगों को, अगर पता नहीं हो या क्वेश्चन नहीं किया हो या आगे हो सकता है क्वेश्चन आ जाए सर। ये थर्ड एनएफ और बीसीएनएफ दोनों के रेस्पेक्ट में ये दोनों के साथ एक कॉमन प्रॉपर्टी है, लॉसलेस जॉइन। लॉसलेस, ये दोनों ही जो है लॉसलेस जॉइन है। एक ये प्रॉपर्टी ध्यान रख लिए, थर्ड एनएफ एंड बीसीएनएफ दोनों ही लॉसलेस जॉइन है, लेकिन थर्ड एनएफ जो है डिपेंडेंसी को प्रिजर्व करता है। इसका मतलब है थर्ड एनएफ क्या हो गया, लॉसलेस जॉइन एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन, ये डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन। और बीसीएनएफ जो है डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन को लॉस करता है, ये उसको मैनेज नहीं कर पाता है। तो इसलिए आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, बीसीएनएफ। ये डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन को मैनेज करता है, ये उसको मैनेज नहीं करता। ये इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, थ्योरेटिकल फॉर्म में कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर अ रिलेशन आर, एबीसीडी इसके एट्रीब्यूट दिए विथ, इसकी जो है यहां पर फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है। क्या क्या है फंक्शनल डिपेंडेंसीज में, ए डिटरमाइंस बी, सी डिटरमाइंस डी, बी डिटरमाइंस डी। व्हाट इज द हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म ऑफ आर इफ ए सी इज अ प्राइमरी की। ये इसने एक तो ये बता दिया कि रिलेशन आर के अंदर ए सी प्राइमरी की है, ए सी क्या है, प्राइमरी की है, और उसने कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी गई है। तो इसमें हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म कौन सा पॉसिबल होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए यहां पर। तो पहले तो ये देखिए ए सी आपका प्राइमरी की है यहां पर। अब इसके पहले तो आप प्राइमरी की के ऊपर चले, उसके बाद इसकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज के ऊपर जाएंगे। तो डिपेंडेंसी में फर्स्ट डिपेंडेंसी क्या दी है इसने, ए डिटरमाइंस बी, यानी इसका मतलब जो ये है कि जो बी जो है पार्शियल की के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बी जो है पार्शियली डिपेंडेंट ऑन ए। इसी तरीके से डी जो है ये क्या कर रहा है यहां पर, डी डिपेंड्स ऑन द सी, डी भी इसके ऊपर पार्शियली डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब है पार्शियल डिपेंडेंसी वहां पे क्या हो रही है, एग्जिस्ट हो रही है, यानी एग्जिस्ट हो रही है। लेकिन उसके साथ में एक और भी दिया है, ए बी, डी जो है डिटरमाइंड बाय बी। अगर ए सी इसकी प्राइम ए सी अगर इसकी ये प्राइमरी की है तो इसके हिसाब से यहां पर देख लीजिए, ए अगर बी को डिटरमाइन कर रहा है यहां पर, तो इसका मतलब ये होगा जो ये की जो है अगर ये बी को डिटरमाइन कर रहा है तो ये यहां पर ऑटोमेटिकली जो ए जो है कनेक्टेड विद द डी, ए जो है दैट इज कनेक्टेड विद द डी। यानी इसका मतलब क्या हो रहा है, ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट हो रही है पार्शियल डिपेंडेंसी की बजाय भी। नेक्स्ट वन, पार्शियल डिपेंडेंसी जब एग्जिस्ट हो रही है हाईएस्ट इसके हिसाब से, तो इसका मतलब यहां पर ये है कि ये जब आपको ये बताया गया था थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए, जबकि ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी क्या हो रही है यहां पर, एग्जिस्ट हो रही है। इसका मतलब थर्ड नॉर्मल फॉर्म पॉसिबल नहीं होगा। हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म जो पॉसिबल है वो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 17 ये आपका बीसीएनएफ से रिलेटेड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टिपिकल क्वेश्चन है। अगर किसी के प्रैक्टिस नहीं है तो डेफिनेटली वो नहीं कर पाएगा इसको अटेम्प्ट, कम से कम कंसेप्ट के साथ तो नहीं कर पाएगा। यहां पर देख लीजिए इन अ टेबल, एक टेबल दी है जिसमें स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट एंड प्रोफेसर करके फील्ड दिए हैं। ओके,
फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या दी है? स्टूडेंट नेम एंड सब्जेक्ट जो है ये प्रोफेसर को डिटरमाइन कर रहे हैं, एंड प्रोफेसर जो है यहाँ पर क्या कर रहा है? सब्जेक्ट को डिटरमाइन कर रहा है। ओके, इफ स्टूडेंट नेम सब्जेक्ट इज द प्राइमरी की, ये इसकी प्राइमरी की है। दिस टेबल इज इन BCNF के अंदर तो है, सॉरी थर्ड NF के अंदर तो है, लेकिन BCNF के अंदर नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है कि ये BCNF के अंदर नहीं है? चलो चेक करते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ पर जब ध्यान से देखिए कि स्टूडेंट नेम सब्जेक्ट इज द प्राइमरी की, ये इसका क्या है? प्राइमरी की है। ये प्राइमरी की है तो इसका मतलब है ये नॉन की एट्रीब्यूट हो गया और ये की एट्रीब्यूट हो गया। ओके, लेकिन ये वापस क्या हो गया? ये यहां पर एक चीज ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ये नॉन की एट्रीब्यूट है। ओके, लेकिन वापस सेम यहां पर क्या हो रहा है? ये की एट्रीब्यूट बन रहा है और सब्जेक्ट को डिटरमाइन कर रहा है एक, यानी प्रोफेसर यहां पर क्या कर रहा है? प्रोफेसर वाला जो पार्ट है की एट्रीब्यूट का काम भी कर रहा है और नॉन की एट्रीब्यूट का काम भी कर रहा है। यानी यहां पर क्या हो रही है? ओवरलैपिंग ऑफ कीज की हो रही है, ओवरलैपिंग ऑफ द कीज। और ओवरलैपिंग ऑफ कीज एग्जिस्ट हो रही है, इसका मतलब है वो BCNF के अंदर पॉसिबल नहीं होगा, केवल थर्ड NF के अंदर ही होगा। और ये किस वजह से हो रहा है? याद देख लिए, इट इज अ पार्शियल डिपेंडेंस। तो BCNF के अंदर ये पार्शियल डिपेंडेंसी जो कैरेक्टरिस्टिक है ये सेकेंड NF का है, ट्रांजिस्टिव वाला थर्ड का पार्ट है। प्रोफेसर इज अ डिटर्मिनेंट बट नॉट अ सुपर की, ये सुपर की नहीं है। यहां पर ध्यान दीजिए, इस वजह से हो रहा है। एक्चुअली ये सुपर की नहीं है। सुपर की जो बताई गई जो है ये तो स्टूडेंट नेम, इनको प्राइमरी की बनाया गया है, तो ये तो एज ए डिटर्मिनेंट का काम कर रहा है। यहां पर एक की तरह वर्क तो कर रहा है, लेकिन एक डिटर्मिनेंट है यहां पर, ये कम से कम सुपर की नहीं है। एक नॉर्मल की अपन कह दें, कैंडिडेट की, उसकी तरह जरूर ट्रीट कर रहा है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन ही बचे हैं, जल्दी कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट थर्ड NF कंपेयर टू BCNF? ओके, इसके लिए मैंने आपको एक बताया था कंडीशन कि जब BCNF के अंदर वर्क करते हैं तो उसकी कंडीशन होती है कि पीरियड थर्ड NF की फॉर्मेलिटी एक तो पूरी होनी चाहिए। BCNF को 3.5 नॉर्मल फॉर्म भी कहा जाता है। उसके अलावा जो है ये कह रहे हैं एवरी BCNF रिलेशन इज ऑल्सो इन थर्ड NF, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि BCNF के ऊपर जब वर्क करेंगे, इस नॉर्मल फॉर्म के ऊपर जब काम करेंगे तो पहले से वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तो होना ही चाहिए। एवरी थर्ड NF रिलेशन इज ऑल्सो, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। है या नहीं है, ये नहीं कर पाएगा उसको सेटिस्फाई, और ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी जो एनोमलीज रह जाती है तभी वो BCNF के अंदर सॉर्ट आउट होती है। थर्ड NF is always ये भी करेक्ट है, यानी ए वाला पार्ट भी करेक्ट है। थर्ड NF का मैंने अभी आपको बताया था कि ये लॉसलेस होता है एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन वाला भी होता है, इसलिए यानी डी फाइनल आंसर आपका हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें 2 आंसर दिए हैं तो दोनों को कंबाइन करते हुए आपका फाइनल आंसर डी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में। ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही स्वीट क्वेश्चन और एग्जाम में आते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चन इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अ रिलेशन आर विथ एट्रीब्यूट्स कौन कौन से दिए हैं? A, B, C एंड D। ओके, फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या दी है? जब भी फंक्शनल डिपेंडेंसी रिलेटेड क्वेश्चन आता है हमेशा एक तो की पार्ट देख लीजिए, फिर फंक्शनल डिपेंडेंसी देख लीजिए, दोनों को आपस में रिलेट कर दीजिए, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। थोड़ा सा हैबिट और प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या दी है? ए बी डिटरमाइन सी डी, यानी ए बी जो है वो सी डी को डिटरमाइन कर रहा है। ओके, एंड सी जो है वो डी को डिटरमाइन कर रहा है। व्हाट इज द हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म ऑफ आर इफ ए बी इज द प्राइमरी की? ये कह रहा है कि ए बी अगर ये प्राइमरी की है
तो हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म इसमें क्या पॉसिबल होगा? ओके, चलो देखते हैं। ए बी अगर ये प्राइमरी की है यहां पर, ए बी अगर प्राइमरी की है यहां पर मान लीजिए, तो ये सी डी जो है ये फुली फंक्शनली, एक तो हो गया ये फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की। ओके, उसके अलावा देखिए क्या कर रहा है, डी जो है सी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी इसके थ्रू डिटरमाइन हो रहा है, लेकिन सी और डी जो है दोनों ही नॉन की एट्रीब्यूट है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। इसका मतलब क्या हो रहा है, वन प्राइम एट्रीब्यूट नॉन की, वन नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंड्स ऑन द अनदर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, यानी एक नॉन प्राइम दूसरे नॉन प्राइम के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, और बाकी एक सुपर की गिवन है। तो ये कंडीशन किसके अंदर अप्लाई होती है, विच इज द हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म, ये होती है थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर। तो इसका मतलब है आपका हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म कौन सा पॉसिबल हो जाएगा, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। लास्ट देख लीजिए, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर चूजिंग थर्ड एनएफ ओवर बीसीएनएफ इन सम डेटाबेस डिजाइन। एक दो लॉसलेस जॉइंट और इनके रेस्पेक्ट में बताया गया था डेटा प्रिजर्वेशन का, देखते हैं यहाँ क्या कह रहा है, अपन उसके हिसाब से इसको सेलेक्ट करेंगे। थर्ड एनएफ इज ऑलवेज फास्टर, यहाँ इस पर्पस के लिए इसको काम में नहीं लेते हैं, इसका ये रीजन नहीं है कम से कम इसके लिए। थर्ड एनएफ अलाउज मोर रिडंडेंसी विच इज समटाइम्स डिजायर्ड, ये भी नहीं था रीजन। थर्ड एनएफ गारंटीज डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन विच बीएनएफ डजंट, ये दोनों के बीच का बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिसकी वजह से थर्ड एनएफ को काम में लिया जाता है या इसका सिलेक्शन किया जाता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, बीसीएनएफ इज टू कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स तो सभी हैं वैसे, थर्ड एनएफ भी कॉम्प्लेक्स है, बीसीएनएफ भी कॉम्प्लेक्स ही है, कोई इशू नहीं। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 20। इसी के साथ अपने जो 20 क्वेश्चन थे एमसीक्यूज के नॉर्मल फॉर्म से रिलेटेड ओपन मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इससे ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। आप इसको देखिए, और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, या मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे मेंशन कर दीजिएगा। हो सकता है मैं आपके डाउट्स को और भी इसको सॉर्टेड और भी क्लेरिफाई कर पाऊँ। धन्यवाद।